आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर शोभा जी, हमारे सभी प्रोफेसर्स, एनसीसी अधिकारी और मेरे एनसीसी कैडेट्स, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसी परिवार से हूँ। इसी कॉलेज से मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं प्राचार्य महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि मैं 1971 वार के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसा कि मेरे बारे में आप लोगों को परिचय मिल ही गया, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं धन्य हूँ महू जैसे क्षेत्र से, या महू जैसे क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ और यहाँ की प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ के कॉलेज के जब मैंने शिक्षा प्राप्त की, यहाँ से कई बड़ी हस्तियाँ निकली। आज के ही पेपर में आपने पढ़ा होगा शायद, जनरल करियप्पा, उनका सिलेक्शन यहीं से हुआ आर्मी। तो हमें फख्र है कि हम महू के निवासी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई, मिडिल स्कूल तक स्कूल था। वहाँ से फिर 9th क्लास के लिए मैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इंदौर चला गया। महाराजा शिवाजीराव स्कूल में मैंने 9th की, लेकिन फिर 1 साल बाद वहाँ से मुझे वापस महू आना पड़ा और मैंने 10th और 11th की शिक्षा मसीही विद्यालय रसलपुरा से ग्रहण की। स्कूल के दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो अपने जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनमें अगर आप लोग ज़्यादा भाग लें तो आपको एक अलग एक्सपोजर मिलता है पढ़ाई के अलावा। मैंने भी स्पोर्ट्स में स्कूल को इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के रिप्रेजेंट किया। 1965-66 में मैंने हायर सेकेंडरी कंप्लीट की और फिर यहाँ इस कॉलेज में मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उस समय इस कॉलेज को महू डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता था। मुझे आज भी याद है, प्रोफेसर आर्य साहब हमारे फिजिक्स के एचओडी थे, जिनसे मुझे काफ़ी लगाव था। उनके शिक्षा से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। वो मेरे अच्छे गुरुओं में से एक थे। जब ये शिक्षा मेरी चल ही रही थी, उसी बीच में एयरफोर्स सिलेक्शन कॉम्पिटिशन्स हुए और मैंने वो कंपटीशन टेस्ट और परीक्षा पास की तथा मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स के लिए हो गया। 5 जनवरी 1967 ये वो दिन था जहां मेरे जीवन ने एक अलग टर्न लिया। मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया और मेरी ट्रेनिंग एयरफोर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट बेंगलोर में हुई, जहां पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अलग अलग फेसेस में हुई, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई वहाँ पर कंप्लीट हुई। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग शिलोंग में, और वो यूनिट थी नंबर 2 एयर मूवमेंट कंट्रोल सेंटर। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि हमारे भारतीय आकाश को सुरक्षित रखने के लिए
पूरे देश को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के आकाश को रक्षा से संबंधित सेक्शन में नंबर 1 एयर मूवमेंट कंट्रोल सेंटर कंट्रोल करता था और पूर्वी सेक्टर में नंबर 2 एयर मूवमेंट कंट्रोल सेंटर कंट्रोल करता था। एयर मूवमेंट कंट्रोल सेंटर से तात्पर्य यह हुआ कि हमारे आकाश में कोई भी अनवांटेड या अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट प्रवेश नहीं कर सकता। यह हमारी जवाबदारी। एक बार का हादसा मैं आपको बता दूं कि एक एयरक्राफ्ट हमारे सेक्टर ईस्टर्न सेक्टर में बगैर आइडेंटिफिकेशन के प्रवेश कर गया। लड़ाकू विमान नहीं था, पैसेंजर विमान था। तुरंत हमारे कमांड ऑपरेशन रूम को में न्यूज आई, रडार पे उसको आइडेंटिफाई किया गया, सक्रिय हुआ, उससे कम्युनिकेशन की कोशिश की गई लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तब इमीडिएटली हाशिमारा एयरपोर्ट से 2 फाइटर विमान टेक ऑफ किए और स्काई में ही उसको स्क्रैम्बल कर लिया, एक ऊपर और एक नीचे, और उससे फोर्स लैंडिंग किया गया कलकत्ता में लाकर के। जब वो फोर्स लैंडिंग हो गया, उसके कैप्टन और उसके पायलट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहब हमारा रेडियो फेल्यूर हो गया, हमारा डायरेक्शन फाइंडिंग फेल्यूर हो गया, इसलिए हम अपना रास्ता भटक गए और गलती से आपके सीमा में आ गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम 24 घंटे सजग रहते हैं कि हमारे आकाश में कोई अनवांटेड एलिमेंट्स इंटर न कर सके, और ये जवाबदारी हमारी एयर मूवमेंट कंट्रोल सेंटर की होती है। एयर मूवमेंट कंट्रोल सेंटर में अधिकतर एक कमांड ऑपरेशनल रूम होता है जहां से वॉर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग ऑफ द वॉर, अटैकिंग ऑफ द वॉर, ये सब किया जाता है। मैं भी उस ऑपरेशनल रूम का एक भाग रहा, मैंने वहां पर कार्य किया। ज्यादा डिटेल में न जाते हुए अब हम बात करते हैं 1971 वार की। 1970 से ही कुछ गतिविधियां ऐसी चल रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि अब वो समय आ गया है जिसमें हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। 3 दिसंबर 1971 मैं उस समय ड्यूटी पर ही था। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, युद्ध का आगाज शुरू हो गया। पाकिस्तान के हवाई हमलों ने पहला अटैक हमारे भारत में किया। ईस्टर्न सेक्टर में इतनी ज्यादा हलचल नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान की वॉर स्ट्रेटेजी ये रही कि वो किसी कीमत पे भी ईस्टर्न सेक्टर को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये किया कि वेस्टर्न सेक्टर में ज़्यादा हलचल मचाई जाए, ज़्यादा तबाही मचाई जाए, ताकि हमारे डिफेंस फोर्सेस ईस्टर्न सेक्टर को लाइटली ले और वेस्टर्न पे ज़्यादा ध्यान, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन चूंकि हमारी पोस्ट ईस्टर्न की थी, हम हमारी पोस्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि अभी आपने भी देखा, 3 दिसंबर को काफी नुकसान उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर में किया, हमारे कई हवाई अड्डे बर्बाद किए।
ईस्टर्न सेक्टर में अभी तक कुछ नहीं। लेकिन चूंकि जब वार डिक्लेयर हो चुका था तो हम तो बिल्कुल तैनात थे। हमारे सभी हवाई अड्डे ईस्टर्न सेक्टर में बेसिकली मैं बता दूं आपको कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग फाइटर जेट विमान रखे गए, जैसे गुवाहाटी, झाबुआ, तेजपुर, जोरहाट, हाशिमारा, बागडोगरा, ये सब अलग अलग ईस्टर्न सेक्टर में। उस समय आसाम एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और ये सब जो है उसमें आसाम एक ही आसाम हुआ करता। तो आजकल जो नागालैंड, त्रिपुरा और अलग अलग स्टेट्स बन गए, उस समय ये नहीं था, सिर्फ आसाम एक था। तो ये अलग अलग हवाई अड्डे हमारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट के साथ तैयार थे। अब बात यह आती है कि इतने अलग अलग लोकेशंस पे जो स्क्वाड्रन है उनको कैसे कमांड किया जाए, उनको कैसे एक साथ सबको रखा जाए। तो दैट वाज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना अच्छा था हमारा कि हम शिलोंग में बैठकर, ऑपरेशनल कमांड रूम में बैठ करके इन सभी हवाई अड्डों को कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम हालांकि उस समय इतना एडवांस नहीं था, सिर्फ रेडियो टेलीफोनी और रेडियो टेलीग्राफी ही दो मुख्य कम्युनिकेशन के साधन थे। सिक्योरिटी के हिसाब से रेडियो टेलीफोनी सिक्योर नहीं मानी जाती थी, क्योंकि उसमें वॉइस सब बोलना, सब लैंग्वेज होती थी। लेकिन टेलीग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट, टेलीग्राफी का अपने आप में एक रोल था, क्योंकि ये सब कोड लैंग्वेज में उस समय यूज होता था। कोई भी उस चीज को डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता था। तो रेडियो टेलीग्राफी जो थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। रेडियो टेलीफोनी, रेडियो टेलीग्राफी, चूँकि मैं बेसिकली कम्युनिकेशंस फील्ड से था, तो ये कंट्रोल हमारा हुआ करता था, हम इनको कंट्रोल करते थे। युद्ध के दौरान मैं बता दूं कि 24 घंटे 24 आवर्स ये जितने स्क्वाड्रन मैंने आपको गिना है, ये सब तैनात थे। एक मैसेज सिर्फ क्लिक होती थी कि आपको टेक ऑफ करना है। प्लानिंग पूरी हमारे ऑपरेशन कमांड रूम से हुआ करती थी। टारगेट पायलट को दे दिया जाता था और विद इन अ सेकेंड मोमेंट, विद इन यू कैन से अ मोमेंट ऑफ सेकेंड, जब वो रिसीव करते हैं मैसेज और देन दे टेक ऑफ। देयर इज नो टाइम। एयरक्राफ्ट टारपेक पे तैयार खड़ा हुआ है, पायलट्स अपने कमांड रूम में तैयार कर बैठे हुए हैं, सिर्फ आदेश मिलने के। विद इन नो टाइम द रश टू द एयरक्राफ्ट, get into the aircraft cockpit and take off. इस दौरान कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन 13 दिनों के वार में मैंने देखा कि जितने लोग भी हमारे साथ काम करने वाले थे, सबका एक अपने आप में एंथुसियाज्म। किसी को ये परवाह नहीं थी कि ये मेरी ड्यूटी है या इसकी ड्यूटी। everyone was on his foot, अपने काम करने के लिए तैयार, दिन रात 24 घंटे, नॉट इवन अ सिंगल सेकंड ऐसा मैंने देखा कि कोई भी एक ऐसा क्षण नहीं था जिसमें कि कम्युनिकेशन नेटवर्क ब्रेक हुआ। पूरे 13 दिनों के 24 घंटे और उतने मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होने दिया। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द।
कई अटैक किए ईस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न सेक्टर में, कई इनके एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए, कई इनके एरोड्रम को शूट किया, कई महत्वपूर्ण बिल्डिंगें भी गिराई। यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि अगर एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो टेक्निकली हम लोग पाकिस्तान के मुकाबले काफी वीक थे। हमारे पास उतनी क्षमता नहीं थी जितनी क्षमता के साथ पाकिस्तान तैयार था। पाकिस्तान के एडवांस एयरक्राफ्ट उस समय जो थे शेबर, बहुत ही एडवांस टेक्निक से लेस थे, अमेरिका ने इनको दिया था, जबकि हमारे एयरक्राफ्ट पुराने और टेक्निकली बड़े पिछड़े। यहां तक बता दूं मैं आपको कि एक एयरक्राफ्ट स्पिटफायर, सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइप का एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट को भी हमने इस युद्ध में लिया, उसका भी काम हमने लिया, जबकि वो एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो चुका था। उसकी खासियत बता दूं कि वो एयरक्राफ्ट, उसका फ्रेम एक स्पेशल लकड़ी का बना हुआ होता। जब ये पायलट फ्लाइट करके लेकर के उसको अटैक के लिए जाते थे और वापस आते थे तो हम देखते थे उसको कि उसमें गोलियों के छेद हुए, क्योंकि वो लकड़ी का फ्रेम था और फिर उसको एक स्पेशल एडहेसिव से पेस्ट कर दिया जाता था वापस। मतलब हम लोग टेक्निकली काफी पिछड़े हुए थे। उस समय अगर कोई ये पूछता या पाकिस्तानी ये कहता कि हमारे पास सेबर जेट है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, आपके पास क्या है, तो मेरा जवाब होता हमारे पास देश प्रेम है, हमारे पास जज्बा है, स्किल है। आप समझ सकते हैं कि एयरक्राफ्ट तो पुराना था, लेकिन उसको फ्लाइट करना, उसकी स्किलनेस को, पायलट की स्किल को देखते हुए हम देखते हैं कि हमारी स्किल बड़े हाई लेवल की थी, बहुत हाई लेवल की स्किल थी। यानी पुराने एयरक्राफ्ट को भी इतनी कुशलता के साथ इन्होंने ऑपरेट किया, इतनी कुशलता के साथ उड़ाया कि पाकिस्तान के छक्के छूट गए। सेबर जेट उसके सामने कहीं मुकाबला नहीं कर रहा। युद्ध चलता रहा, हम लोग अपनी तैयारी करते रहे और अपने जज्बे के साथ पूरा काम करते रहे। 14 दिसंबर एक इतना महत्वपूर्ण दिन था जिसने कि पूरे युद्ध के डायरेक्शन को बदल दिया। हम अभी तक तो संघर्ष कर ही रहे थे, लेकिन वो दिन 14 दिसंबर का दिन मुझे याद, मैंने ही वो मैसेज ट्रांसमिट किया था जब हाशिमारा से हंटर विमान का एक स्क्वाड्रन टिका। और आपको जान के खुशी होगी कि उस हंटर एयरक्राफ्ट के फ्लाइट को उड़ाने वाले हमारे महू के ही फ्लाइंग ऑफिसर हरीश मसंत है। उस फ्लाइट को लीड करने वाले स्क्वाड्रन कॉल थे और उनके साथ में उनके दूसरे पायलट थे, वो फ्लाइंग ऑफिसर हरीश मसंत। हमें हमारे इंटेलिजेंसी
से मालूम पड़ा कि गवर्नर हाउस में ढाका में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में आर्मी के कमांडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हाई लेवल की मीटिंग। तो हमारे कमांड ऑपरेशन रूम से ये स्ट्रेटेजी तैयार की गई कि क्यों ना हम उस मीटिंग को डिस्ट्रॉय कर दें, जिसमें कि बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स भाग ले रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी सेना का मनोबल कमजोर पड़ जाए। और इस स्ट्रेटजी के साथ हंटर स्क्वाड्रन फ्लाई टेक ऑफ किया। 2 अटैक उन्होंने किए और दोनों अटैक सक्षम थे गवर्नर हाउस पे। लेकिन फिर भी गवर्नर हाउस था इतना मजबूत और काफ़ी पुराना मतलब कंस्ट्रक्शंस था, काफ़ी मजबूत था, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। 2 अटैक के बावजूद भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। तब मैंने जैसा आपको बताया कि कुशलता की बात, फ्लाइंग अफसर मसंद, उन्होंने अपना निश्चय किया, खुद का डिसीजन लिया कि मैं 3rd राउंड में इसको गिरा दूंगा। एयरक्राफ्ट को ऊपर लिया, एक सर्किट लिया एंड ही डाइव्ड, एयरक्राफ्ट को डाइव किया। इतना सटीक निशाना शायद ही किसी ने लगाया हो। इनका ये सोचना था कि जब बाहर से अटैक हो रहा है और बिल्डिंग का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो मैं क्यों ना रॉकेट ऐसी जगह शेल करूं जिससे कि रॉकेट सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाए। और वो निशाना फ्लाइंग अफसर मसंद ने अपने एयरक्राफ्ट से लगाया। अब देखिए आप कि कितने बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ एक दरवाजे को निशाना बनाया। ये कुशलता थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक दरवाजे को निशाना लगाना बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और हरीश मसंद ने वो कर दिखाया। वो निशाना सटीक दरवाजे पे लगा और इनकी जितनी मिसाइलें थी सब गवर्नर हाउस के अंदर जाके ब्लास्ट हुई। बिल्डिंग के परकच्चे उड़ गए, हाहाकार मच गया। गवर्नर हाउस ब्लास्ट, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट डे। और उसी के साथ युद्ध ने अपना डायवर्शन लिया। वहां के गवर्नर ने अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट यहया खान को सौंप दिया। जैसे ही ये न्यूज़ फैली कि गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, गवर्नर हाउस ध्वस्त हो गया, पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए। 15 और 16 तारीख को फिर और कई अटैक हुए, लेकिन उस समय तक पाकिस्तानी सेना इतनी कमजोर पड़ गई थी कि इन्होंने फिर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। जनरल नियाजी अपने साथ 93,000 सैनिक लेकर गए, 93,000 सोल्जर्स। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम फाइट करेंगे तो ये सब मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर ये है कि अब फाइट रोक करके हम समर्पण कर दें, हम सरेंडर कर दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि एक सबसे छोटे युद्ध में, 13 दिन के युद्ध में, इतनी बड़ी सेना का सरेंडर वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि उस युद्ध का मैं एक पार्ट रहा। इतिहास गवाह है। सरेंडर करने के बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जनरल नियाजी
आज के जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, ये उनके भतीजे, जनरल नियाजी के भतीजे हैं, जो भी फिर से हमारे ओर आंख उठाकर देखते हैं। उस जनरल नियाजी जिसने 93,000 सैनिकों का सरेंडर किया, उनके ये भतीजे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। हमारे आत्मविश्वास और हमारे आत्मबल और देश प्रेम के आगे कुछ नहीं। 16 दिसंबर को अभी यहाँ पर ये यस, दिस इज व्हाट इज द सीन। ये देख लीजिए, सरेंडर होने वाला सीन। ये लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा है और वो जनरल नियाजी जो सरेंडर कर रहे हैं अपना। इनमें मैं समझता हूँ एक और फोटो निकालो, एयरफोर्स के एयर मार्शल के बाद ये ऐतिहासिक फोटो। इसमें ये एयर मार्शल दीवान है, हमारे ईस्टर्न एयर कमांड के एयर चीफ रहे उस समय, और ये नेवी के चीफ थे। नीचे जनरल अरोरा हैं और वो जनरल नियाजी जो सरेंडर कर रहे हैं। ये ढाका में हुआ। तो 16 दिसंबर को हमने विजय प्राप्त की। आज भी उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के अंदर सक्रिय भाग लेने हेतु मुझे एयरफोर्स की ओर से पूर्वी स्टार मेडल और संग्राम मेडल प्रदान किए गए। (1982) में, जो कि मेरा इनिशियल एंगेजमेंट का जो टेन्योर था 15 साल का, वो कंप्लीट हो गया था। इसलिए कुछ पारिवारिक कारणों से मैंने वॉलंटरली एयरफोर्स डिस्चार्ज लिया और वापस अपने सिविल लाइफ में आया। 1983 में मैंने वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। चूँकि मेरा पूरा फील्ड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन था, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक विभाग बिल्कुल अपने चाइल्डहुड में था। मैंने उस समय उस विभाग में अपॉइंटमेंट लिया और मैं अकेला ही उस विभाग में था। जैसे तैसे उस विभाग को चलाते रहे। 1996 में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया, इंडो जर्मन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें जर्मन गवर्नमेंट ने ये देखा कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड काफ़ी पिछड़ी हुई है, इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का राइज अप करने का समय है। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट पॉलिटेक्निक डेवलपमेंट यूनिट के साथ स्टार्ट किया और 5 साल तक इस प्रोजेक्ट में हमने काम किया, जिसके तहत इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का इंटरेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। सिलेबस में भी काफ़ी चेंजेस लाए गए। इंडस्ट्रीज़ वालों को भी बुलाया गया कि व्हाट इज़ योर नीड, आपके क्या नीड हैं, जिससे कि सिलेबस को चेंज करने में हमें सहायता मिल सके। और इस तरह से जर्मन गवर्नमेंट की सहायता से काफ़ी कुछ सुधार हुआ और इलेक्ट्रॉनिक अपने आप में कुछ ऊपर आया। 5 साल के दौरान इन्होंने टीचर्स को और स्टूडेंट्स दोनों को काफ़ी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाई, काफ़ी एक्सपोजर मिला, ग्रांट इन एड भी अच्छी मिली।
जहाँ हमारे पास कोई लैब नहीं थी, वहाँ पे अब काफ़ी अच्छी लैब्स तैयार हो गई। कुछ फॉरेन ट्रेनिंग भी इसमें हुई। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से मुझे उस फॉरेन ट्रेनिंग के लिए चुना गया और मैं स्पेशल कोर्स 2 वीक के लिए किंग मोक्टक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक थाईलैंड में गया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ भेजा उस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और वो ट्रेनिंग में कर अभी ये प्रोग्राम चल ही रहा था, 5 साल कंप्लीट हो गए थे। इसी बीच एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया जो स्विस गवर्नमेंट का था। उसमें स्विस गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को लिया। मैं गर्व से कहता हूं कि उस समय हमारे पॉलिटेक्निक का नाम मध्य प्रदेश में काफ़ी अग्रणी रहा, लेकिन प्रोजेक्ट इम्पैक्ट जब स्विस गवर्नमेंट की तरफ से आया तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 12 इंजीनियरिंग कॉलेज और 14 पॉलिटेक्निक कॉलेज को चुना उस प्रोजेक्ट के लिए। उनका मेन उद्देश्य था कि कंप्यूटर क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक को डेवलप किया जाए। तो ये फख्र की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश से सिर्फ 2 ही कॉलेज सिलेक्ट हुए उस प्रोजेक्ट में। एक GSIT इंजीनियरिंग कॉलेज था और दूसरा वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज था। काफ़ी